Hello, dear students. Good morning. सर द डार्क होल्ड्स नो टेरर की समझाइए। डार्क होल्ड्स नो टेरर की समझी। किसने लिखा है? शशि देश पांडे, शशि देश पांडे कौन है? नोवेलिस्ट। नोबलिस्ट हैं। किस देश की हैं? किस देश की हैं? इंडिया की हैं। और कहाँ की हैं? इंडिया की हैं। जन्म कहाँ हुआ? कर्नाटक में। कर्नाटक में हुआ ना। कन्नड़ लैंग्वेज लिखती हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, शशि देश पांडे कन्नड़ राइटर हैं जिन्होंने 9 उपन्यास लिखे और एमए फोर्थ सेम में सिलेबस के अंदर इंडियन राइटिंग इंग्लिश में जो उनका उपन्यास प्रिस्क्राइब किया गया है उसका टाइटल है द डार्क होल्ड्स नो टेरर। अंधेरे का कोई भय नहीं, क्योंकि अंधेरा भयपूर्ण होता है। इसमें डार्क मीन्स अंधेरा तो है, पर ये अंधेरा किस टाइप का है ये समझना ज़रूरी है। एक तो अंधेरा होता है कि लाइट ऑफ हो जाए अंधेरा हो गया, और एक दूसरा है जीवन का अंधेरा। जिस बच्चा या किसी फैमिली में कोई कंट्रोलर नहीं है, कमांडर नहीं है, बॉस नहीं है, तो वो घर में अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। शशि देश पांडे ने जो इस उपन्यास लिखा है इसके घर में सब होता है। जो इसका प्रोटागोनिस्ट है इसमें एक लड़की होती है जिसका नाम सरिता होता है। सरिता के माँ पिता सब होते हैं, लेकिन फिर भी उसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। कारण ये कि उसकी माँ उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, लव नहीं करती, और उसके जो पिता हैं वे हमेशा अपनी पत्नी के अंडर कमांड रहते हैं, बोलते भी नहीं हैं, डम्ब रहते हैं, गूंगे बन के रहते हैं, तो उनकी चलती भी नहीं है। सारा मालिकाना उसकी माँ जो कमला है, सरिता की माँ का नाम है कमला और पिता का नाम है बाबा। तो बाबा की नहीं चलती है, कमला की चलती है। तो इसमें जो बच्चे होते हैं 2 होते हैं, ध्रुव होता है भाई और सरिता होती है बहन। तो बहन और भाई के बीच में अंतर करती है कमला। ध्रुव को चाहती है, बेटा है इसलिए, और सरिता को नहीं चाहती है क्योंकि वो बेटी है। तो शशि देश पांडे ने जो सरिता का जीवन प्रस्तुत किया है वो एक स्त्रीवाद को लेकर के है, फेमिनिज्म को लेकर के है कि विमेन किस तरह से भारतीय संस्कृति में या भारतीय समाज में प्रताड़ित होती है, और प्रताड़ना, स्त्री की प्रताड़ना स्त्री से ही शुरू होती है, ये बताने की कोशिश की गई है। यद्यपि उसका पिता बाबा उसको पढ़ाना चाहता है और डॉक्टर बनाना चाहता है, आगे शर्ता बन भी जाती है डॉक्टर, लेकिन उसमें बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, तब कहीं जाकर सरिता डॉक्टर बन पाती है। फिर भी उसकी लाइफ अच्छी नहीं जाती। डॉक्टर बनने के बाद भी उसकी जो डार्कनेस है जीवन का वो कम नहीं होता। इस डार्कनेस को झेल करके, इस अंधेरेपन को झेल कर वह नर्वस नहीं होती है, किसी तरह से फ्रस्ट्रेटेड नहीं होती है, बल्कि बोल्ड होती है, हीरोइक बन जाती है, डेयरिंग बन जाती है। इसलिए इस टाइटल का जो सिग्निफिकेंस है वो है द डार्क होल्ड्स नो टेरर। यद्यपि अंधेरा डरावना होता है, लेकिन सरिता अब नहीं डरती किसी तरह के अंधेरे से, और वो अपना मार्ग खुद प्रशस्त करती है। इस तरह का ये थीम है इस उपन्यास में। एग्ज़ाम के हिसाब से जो
समरी है, मैं यहाँ पर इंटरप्रीट कर रहा हूँ एज इट इज़। तो स्टार्ट करता हूँ। द डार्क होल्ड्स नो टेरर इज़ वन ऑफ द 9 नोवेल्स ऑफ शशि देशपांडे। ये 9 नोवेल्स में से एक है। इट नरेट्स द स्टोरी ऑफ ए मैरिज ऑन द रॉक्स। ये एक कहानी कहता है ये उपन्यास एक शादी की कहानी जो पहाड़ी इलाका में होती है। इट्स प्रोटागोनिस्ट इज़ अ वुमेन हुज नेम इज सरिता। इसका प्रोटागोनिस्ट जो मुख्य पात्र है वो फीमेल है जिसका नाम सरिता है। सरिता इज ए सक्सेसफुल लेडी डॉक्टर। सफल डॉक्टर है वो। मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन, मध्यम वर्गीय परिवार से है। हु हैज़ बिकम ए ट्रैप इन द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। जो शुरू से ही पुरुष प्रधान समाज में अंडर क्लच रहती है, एक्सप्लाइटेशन सहती है और डबल एक्सप्लाइटेशन सहती है। पुरुष से भी सहती है और महिला से भी सहती है। महिला और कोई नहीं, उसकी माँ होती है जो बचपन में उसे टॉर्चरिंग करती है और बाद की लाइफ में वो पुरुष से परेशान होती है जो उसका खुद का पति ही है और अन्य लोग। देशपांडे पिक्चराइज हर मैन एंड वुमेन कैरेक्टर्स एज द विक्टिम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। शशि देशपांडे ने इस उपन्यास में पुरुष और स्त्री के पात्रों का चयन किया है। डे टू डे लाइफ से, सामान्य जीवन से उन्होंने कैरेक्टर्स लिए हैं और जो परेशान होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल स्त्री की वेदना बताई हो, स्त्रियों के संकट बताए हों, पुरुष भी परेशान होते हैं नारी प्रताड़ना से। नारी प्रताड़ना से पुरुष भी परेशान है, उसके पिता खुद परेशान है बाबा। तो ये दोनों का एक साथ डिपिक्शन मिलता है। She has mastery over the depiction of her characters as natural and genuine। जो समाज में नेचुरल घटनाएं घटित होती हैं, जो जेनाइन रीजन्स हैं, उन सब को उद्धृत करती हैं। शशि देशपांडे डज नॉट बिकम वन साइडेड। ये एक तरफा नहीं होती कि महिला हैं तो महिला का ही साइड लेके आगे बढ़ी हों। अगर पुरुष के साथ कुछ अन्याय होता है तो पुरुषों का भी उन्होंने चित्रण किया है। इन दिस नोवेल सरिता इज़ द फीमेल प्रोटैगनिस्ट हु नरेट्स द स्टोरी। चूँकि स्टोरी में जो कथानक है, नरेशन है, वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर से शुरू हुआ है। आई से प्रारंभ होता है, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। तो शशि देशपांडे हैज़ यूज्ड द माउथ, टंग एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सरिता एंड सरिताज ओन वर्ड्स हैव बीन यूज्ड। तो इसमें जो नरेटर है वो सरिता खुद है इस कहानी में। थ्रू हर नरेशन वी कैन अंडरस्टैंड हर पेरेंट्स, डैड ब्रदर ध्रुव, हर हस्बैंड मनोहर। उसका भाई होता है ध्रुव जो माँ के द्वारा बहुत लाड़ प्यार पाता है, परंतु दुर्भाग्य से वो नहीं रहता, अल्पायु में ही चला जाता है। शादी सरिता की होती है मनोहर से। मनोहर को मनु भी कहते हैं, मनो भी कहते हैं, और सरिता को सरू भी कहते हैं निकनेम के हिसाब से। थ्रू द फीमेल प्रोटैगनिस्ट अंडरगोज सर्टेन ट्रॉमा डायलेमा। शी इज स्ट्रॉन्ग एंड शी decides not to protest against the operation openly through breaking her familial life। सरिता की एक क्वालिटी है कि संकटों की वजह से वो विचलित नहीं होती है और अपना पारिवारिक जीवन खराब भी नहीं करती है। माँ की प्रताड़ना सहती है, जानती है कि माँ रूड है और पिता से भी बर्ताव नहीं अच्छा करती, तो वो किसी तरह प्रोटेस्ट नहीं करती, विरोध नहीं करती, शिकायत नहीं करती, झुंझलाती नहीं है, बल्कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है और बोल्ड बनती है, हालातों को समझती हुई आगे बढ़ती है।
The novel begins with Saru's return to her material home after a long gap of, ये मटेरियल नहीं है, मैटरनल है, तो अपने जो पैतृक गांव में वो लौटती है, यहाँ से उपन्यास शुरू होता है। आफ्टर 15 ईयर्स पेरेंटल होम जो है, जब वो आती है 15 वर्ष के बाद मायके में आती है ससुराल से, यहाँ से नोवेल शुरू होता है। 15 years and the novel ends with her return to her family with her husband Manu. मायके से ससुराल वापसी पर उस उपन्यास का अंत होता है। 15 साल बाद मायके से ससुराल आती है, यहाँ से उपन्यास शुरू होता है, और ससुराल से मायके जाती है, वहाँ पर उसका अंत होता है उपन्यास में इस कहानी का। मनोहर, Sarita's husband, is purely an Indian man who is expected to control the family through providing comfort to his family. सरिता का हस्बैंड होता है मनोहर, वो बड़ा कूल स्वभाव का है, अच्छा है, शांत स्वभाव का है, लेकिन वो सरिता से कम कमाता है। वो एक लेक्चरर है, कॉलेज का लेक्चरर है, इंटेलिजेंट है, पोइट है, लिखता भी है, लेकिन सैलरी कम है। इसकी वजह से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है उसके अंदर, क्योंकि सरिता डॉक्टर है, उसको सैलरी ज़्यादा मिलती है। तो लोग इधर उधर की जो तंज कसते हैं उससे वो परेशान होता है, और उसे सरिता से ही जलन होने लगती है मनोहर को। Sarita is a well-known doctor, whereas her husband Manohar is an underpaid college teacher. In the beginning, their life was normal, but when Sarita became an established practitioner and when people started to respect her, Mano develops a kind of guilty conscience in him. इस उपन्यास में ये दिखाया गया है कि पुरुष किस प्रकार से स्त्री को मान सम्मान पाते नहीं देख पाता, भले ही वो उसका अपना खास ही क्यों न हो। जब मनोहर से ज़्यादा सम्मान डॉक्टर को मिलने लगा सरिता को समाज में, तो इससे भी ईर्ष्या होने लगती है उसको। आमदनी की ईर्ष्या है सो तो है ही, मान प्रतिष्ठा जो मिलती है इससे भी उसको ईर्ष्या होने लगती है। तो ये जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का सिम्टम है, शशि देशपांडे ने अच्छे से डिपिक्ट किया हुआ है। इन वन ऑफ द इंटरव्यूज़ ए फीमेल जर्नलिस्ट आस्क्ड मनो, एक इंटरव्यू के दौरान एक महिला मनोहर का इंटरव्यू लेती है और पूछती है, क्वेश्चन है उस महिला पत्रकार का, How does it feel when your wife earns not only the butter but most of the breads as well? कि कैसा लगता है आपको कि जब आपकी पत्नी रोजी रोटी ही नहीं बल्कि आपके लिए सब कुछ कमाती है, आपको कैसा महसूस होता है? So this question is humiliating, and this journalist asks this question to Manohar. At that time he laughed with Saru. वो जो है हंसता है सरू पर, but this question underestimates his confidence and he feels inferior to himself. दिखावे के लिए तो खुश होता है कि मेरी पत्नी सक्सेसफुल है, लेकिन अंदर से उसको इन्फीरियरिटी आती है, अपने आप को वो दोयम दर्जे का मानता है उसकी तुलना में। सो ही लेट्स हिज बाउंडेड मेल प्राइड मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ सेक्सुअल सैडिज्म। इसका दुष्परिणाम ये होता है कि उसकी जो नफ़रत है सरिता के प्रति, वो अंतर मन में ही बढ़ती चली जाती है, और रात्रि में जब वो सरिता के साथ होता है तो रिलेशन बनाने के दौरान वो बहुत क्रूअल्टी
दिखाता है, बहुत बर्बर हो जाता है, बहुत क्रूअल व्यवहार करता है रात्रि में। ही डज इट अनकॉन्शियसली बिकॉज नेक्स्ट मॉर्निंग ही विल बी ए नॉर्मल हस्बैंड एज यूजुअल। रात्रि में बर्बर होता है, क्रूअल होता है, सुबह फिर नॉर्मल हो जाता है। इस तरह का बिहेवियर करने लगता है, मात्र लोगों के कारण और लोगों की सोच के कारण। तो सरिता का जो अंधकार है लाइफ का, वो यहाँ भी दिखाई देता है। बचपन में रहा, पति के साथ भी रहा, और इसके बाद कि वो एक अच्छी सक्सेसफुल डॉक्टर है, एक अर्नर है, तब उसे ये साइकोलॉजिकल और फिजिकल टॉर्चरिंग झेलना पड़ती है। इवन ही आस्क्ड शरू व्हाट हैपेंड टू हर, व्हाट आर दीज मार्क्स ऑन हर बॉडी। Manu does it in order to establish a control on her. Manu does it in order to establish a control on her. और इस तरह की क्रूअल्टी मनोहर इसलिए करता है ताकि वो उस पर हावी ना हो पाए, उसकी पत्नी, और उसकी जो तानाशाही है, पारिवारिक डोमेस्टिक जो डोमेस्टिक जो वायलेंस है, वो आराम से करता रहे। इन इंडिया मेक्स हिम डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट। द ट्रेडिशनली एस्टेब्लिश्ड रोल ऑफ ए मैन इन इंडिया मेक्स हिम डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट। लाइक द अदर इंडियंस, ही इज आल्सो अनेबल टू एडजस्ट विद हिज वाइफ। एज हिज वाइफ शरू हैज़ good earnings than Mano, when the society utters the same in jovial manner in front of Mano, his male pride gets hurt. सोसाइटी में जब भी इस तरह का कोई तंज कसता है जोबियल मैनर्स में, तो फिर वो और हर्ट हो जाता है कि हाँ यार, मैं कुछ इन्फीरियर हूँ, ऐसा दूसरों के कहने पर और दूसरों के तंज कसने पर वो अपनी पत्नी के खिलाफ ही सोचता रहता है। सरिता कम्स बैक एट हर फादर्स होम आफ्टर 15 years। 15 साल बाद सरिता आती है। शी फाइंड्स दैट हर फादर इज लिविंग ऑल अलोन। उससे देखने को मिलता है कि पिता उसके अकेले रहते हैं, उनके घर कोई है नहीं, माँ की डेथ हो चुकी होती है। उनके साथ में इन द नेम ऑफ एज ए कंपेनियन देयर वाज ए बॉय नेम्ड माधव। माधव नाम का एक BA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, रहता है उनके साथ में, एज ए पेइंग गेस्ट रहता हो या फ्री में रहता हो, पर रहता है। उसी को दोस्त बना के रखते हैं उसके पापा बाबा। देयर वाज ए बॉय नेम्ड माधव, उसका नाम माधव था। हु लिव्ड विथ हिम, माधव वाज ए स्टूडेंट ऑफ BA। सरिता एक्सपेक्टेड दैट शी वुड बी वार्मली रिसीव्ड बाय हर फादर एज शी अराइव्ड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। चूँकि सरिता को आभास था कि बस 15 वर्ष बाद जा रही हूँ तो पिताजी अच्छे से रिसीव करेंगे, कॉर्डियली मिलेंगे, अफेक्शनेटली लव करेंगे, पर ऐसा कुछ यहाँ नहीं होता है। उसके पिता बिल्कुल नॉर्मल ही रहते हैं, उसके आगमन पर कोई अत्यंत खुशी नहीं होती है। बट शी डिड नॉट फाइंड सच डिजायरेबल रिस्पॉन्स फ्रॉम हर फादर्स साइड। शी फील्स टू मच हर्ट ड्यू टू दी फादर्स अनफेयर ट्रीटमेंट विद हर। और इस प्रकार से उसे लगता है कि ये भी सही नहीं है। पिता से जब इस तरह का नॉर्मल बिहेवियर, उसको एक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं मिला, तो फिर वो वापस चली जाती हैं कुछ दिनों के बाद, और फिर से उसी मेंटल क्लेश में रहती है, पर बोल्डली रहती है पति के साथ। और किसी भी तरह से उसका एक गुरु होता है जिसका नाम बूजी होता है। क्या नाम होता है? बूजी। तो बूजी उसको जो है बहुत कोशिश करता है। बूजी चूँकि एक अच्छे पीडियाट्रिक्स थे, बाल रोग विशेषज्ञ थे, और ये खुद पीडियाट्रिक्स है, डॉक्टर अच्छी है, बाल रोग विशेषज्ञ। बूजी उसको सेटलमेंट होने में, उसको इस्टेब्लिश होने में बहुत मदद करते हैं। उनकी समझाइश के कारण वो किसी तरह से, कई बार मन में आता है कि डिवोर्स ले लूं पति से, पर नहीं लेती है और अच्छे से एडजस्ट करके चलने की कोशिश करती है। परंतु पति के मन से कभी भी ये खटास
ये ईर्ष्या जलन ख़त्म नहीं होती है। तो यहीं पर ये वापस ससुराल में पति के साथ आकर के एडजस्टमेंट करती हुई लाइफ स्टार्ट करती है और उपन्यास का अंत हो जाता है। Hence the novel ends with this description when Sarita's life alone facing mental and domestic challenges। फिर से उसे मानसिक और घरेलू चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उसी भंवर जाल में आके फिर फंस जाती है। तो यहीं पर उपन्यास का अंत होता है। दिस इज द समरी ऑफ शशि देशपांडेज द डार्क होल्ड्स नो टेरर। ठीक है ना? ओके, गुड डे, हैव ए नाइस डे।